हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नमस्कार। स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल कोटा डॉट एजुकेशन पर। और 11 क्लास के लिए सीरीज स्टार्ट की है मैंने। इसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट यहाँ से पढ़े उनके फिजिक्स के छोटे से छोटे कंसेप्ट क्लियर हों। और इसके लिए ही मैं यहाँ पर आपके लिए पहले मैंने बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करी है, क्योंकि फिजिक्स में मैथ्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आप हर कंसेप्ट को ध्यान से समझना। मैं पहले कंसेप्ट को समझाने के लिए छोटे छोटे वीडियोज आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि आपका हर कंसेप्ट वो बहुत बारीकी से क्लियर हो जाए। और वीडियोज़ को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आप मेरे को कमेंट में ज़रूर करिए। इससे मेरे को पता लगता रहेगा कि स्टूडेंट वास्तव में चैनल से पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आज का एक टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो है कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप पहले से जानते हैं, छोटी क्लासों में 10th वगैरह में भी आप इसको पढ़ चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखो, आप इस तरह की एक सिस्टम आपको दिखाया जाता है, जिसमें हम ओ को तो मूल बिंदु कहते हैं। ये ओ मूल बिंदु है यहाँ पर। इसके अलावा देखो एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स अक्ष कहलाती है। एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष कहलाती है। सभी इधर लिखा हुआ है, एक बार मैं यही समझा देता हूँ पहले पूरा। एक्स ओ एक्स डैश एक्स अक्ष है। वाई ओ वाई डैश, इसको हम वाई अक्ष बोलते हैं। ये लिखा हुआ है वाई अक्ष, ठीक है ना। इधर जैसे मान लो ये जो पार्ट है, इधर केवल लेफ्ट वाला पार्ट, तो ये एक्स अक्ष का धनात्मक भाग कहलाता है। ऐसे ही ओ एक्स डैश है, ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग कहलाता है। ओ वाई जो है वो वाई अक्ष का धनात्मक भाग कहलाता है। और ओ वाई डैश जो है वो वाई अक्ष का ऋणात्मक भाग कहलाता है। तो ये इस सिस्टम के समझने के तरीके हैं कि इसमें कौन सा भाग क्या कहलाता है। इसके अलावा देखो आप, हम इनको चाहे तो क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष की तरह भी समझ सकते हैं। एक्स डैश को जनरली क्षैतिज अक्ष की तरह लिया जाता है और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर अक्ष की तरह लिया जाता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है, इनको हम दो संख्या रेखाएं भी मान सकते हैं। आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी छोटी क्लासों में। संख्या रेखा जो होती थी उसमें क्या होते थे कि समस्त वास्तविक संख्याएं विद्यमान होती थी। अपने जितने भी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हम सोच सकते हैं, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, ठीक है ना, हर वास्तविक नंबर जो होता था वो संख्या रेखा पे होता था। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है वो वास्तव में दो संख्या रेखाएं ही हैं। एक्स अक्ष पे भी अपन जितनी भी वास्तविक संख्या हैं उनको बता सकते हैं। ऐसे वाई अक्ष पे भी हम जितनी भी वास्तविक संख्या हैं उनको बता सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ ये दो संख्या रेखाएं हैं, ठीक है ना। अब देखो, इसमें जो संख्या रेखा पे जो नंबर्स होते हैं उनको अपन ने यहाँ पर शो किया है। हमने सारे नंबर तो हम शो नहीं कर सकते, तो हमने केवल यहाँ पर जो है पूर्णांक जो है उन्हीं को शो किया है अपन ने। तो जैसे 1 2 3 4 इधर धनात्मक में लिखे जाएंगे, और ऐसे आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हो। एरो जो बताता है वो ये बताता है कि आप ऐसे नंबर्स इनफाइनाइट तक लिख सकते हो। इधर ऐसे ही अपन ने ऋणात्मक पूर्णांक लिखे हैं, ठीक है ना। ये भी कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। पर इस अक्ष पे केवल पूर्णांक नहीं है, ये मत समझना आप। इस अक्ष पे समस्त वास्तविक संख्याएं हैं। परिमेय भी है, अपरिमेय भी है, रूट वाली भी है, दशमलव वाली भी, सब है। पर थोड़ा सा अपने को वह सब अपन दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए केवल अपन ने इस पे पूर्णांक ही दिखाए हैं। बीच में सब नंबर रहेंगे। जैसे 1 और 2 के बीच 1.5 आता है तो वो भी यहाँ रहेगा। ऐसे कोई दूसरा नंबर आता है तो वो भी वहाँ पर रहेगा। तो ऐसा अपने को व्यापक रूप में इसको समझना है। ऐसे सेम सिचुएशन हमारी जो है वो वाई अक्ष पर भी है। वाई अक्ष पे भी समस्त वास्तविक संख्याएं विद्यमान होती हैं। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक छोटा सा प्रारूप मैंने आपको बताया। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं वह 3 तरीके के हो सकते हैं, ठीक है ना। उनको अपन शॉर्ट में बोलते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है निर्देशांक पद्धति के प्रकार, 1D 2D और 3D। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल, एक विमीय निर्देशांक पद्धति। 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, मतलब द्विविमीय निर्देशांक पद्धति। और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब त्रिविम निर्देशांक पद्धति। तो आवश्यकता के अनुसार वहाँ पर 1D 2D 3D फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। मैं भी आगे 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 आपको बताने वाला हूँ कि फिजिक्स में सिस्टम का क्या महत्व है, ठीक है ना। तो 1D का मतलब हो गया जिसमें एक ही डायरेक्शन हो। तो जैसे अभी आप मान लो आपको किसी चीज़ को केवल वन डायमेंशनली शो करना है, तो आप उसके लिए केवल एक्स अक्ष काम ले सकते हो। एक्स अक्ष अपने आप में क्या है? वन डायमेंशनल है। ऐसे वाई अक्ष भी अपने आप में वन डायमेंशनल है। केवल वाई अक्ष, केवल एक्स अक्ष या केवल वाई अक्ष अगर अपन अलग अलग ले गए तो वो वन डायमेंशनल सिस्टम है, ठीक है ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन उसके अंदर रहेगी। यहाँ जो बोर्ड पे बना हुआ है ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें अपन ने एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो डायरेक्शन अपन ने बताई है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको अपन 2D भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अभी एक सिस्टम और है जो आगे अपन फिजिक्स में चर्चा भी करेंगे उसकी, वो होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, त्रिविम निर्देशांक पद्धति। उसमें तीसरी अक्ष और होती है, तो वह अक्ष जो होती है उसको जेड अक्ष कहा जाता है। जैसे एक्स वाई तो ही गई,
एक जेड अक्ष और होती है, तो वह इस तल के लंबवत बाहर आती है। जो आपका बोर्ड का तल है उसके लंबवत वो ऐसे बाहर होती है जेड अक्ष, इस तरीके से आपकी तरफ बाहर की ओर होती है और पीछे भी जाती है वो। तो आगे की ओर जो उसका पार्ट रहता है वह जेड अक्ष का धनात्मक भाग कहलाता है, और पीछे की ओर जो पार्ट रहेगा इस मूल बिंदु से पीछे की ओर, वो जेड अक्ष का ऋणात्मक भाग कहलाता है। तो अभी फिलहाल मैंने उसको यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि अभी फिलहाल हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे जब डिटेल में अपन पढ़ेंगे तो मैं उस सिस्टम को भी पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब नेक्स्ट मैं ये बताने वाला हूँ आपको इसमें कि इस सिस्टम को हम फिजिक्स में क्यों यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स में कार्य निर्देशांक पद्धति की आवश्यकता। फिजिक्स में ये सिस्टम यूज में क्यों लिया जाता है। देखो हम जानते हैं कि फिजिक्स जो है प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करती है। अब जैसे प्रकृति में कोई भी घटना हो, जैसे मान लो एक सीधी सड़क पे कार ही चल रही है, अब वो जो घटना वहाँ हो रही है, सीधी सड़क पे कार चल रही है, वो किस तरीके से चल रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ उसका एंड हुआ, बीच में कहाँ पर रुकी, कितने वेग से चली, कितना उसका त्वरण रहा, वो सब चीज़ें या तो हमें वहाँ जाके समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। पर हमें उसको समझना है बोर्ड पे, तो बोर्ड पे समझने के लिए एक सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उस सिस्टम को ही हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसको हमने नाम लिया है कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्य निर्देशांक पद्धति। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। मान लो एक सीधी सड़क पे कार चल रही है, तो उसको अपन मान लेते हैं कि हमारी एक अक्षीय सीधी सड़क है, ठीक है ना, और उस पर कार मान लो चलकर 5 मीटर दूर जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, उसका रेफरेंस यहाँ ले सकते हैं कि मान लो कार जो है वो मूल बिंदु से स्टार्ट होती है, यहाँ से मूल बिंदु से स्टार्ट होती है। इसको हम टाइम कह सकते हैं t = 0 पे वो स्टार्ट होती है, और 10 सेकंड बाद मान लो वो 5 मीटर चली जाती है। तो 10 सेकंड बाद वो 5 मीटर चली जाती है सीधी, तो हम कहेंगे कि अब वह x = 5 पर आ गई, ठीक है ना, और टाइम हो गया हमारा पास 10 सेकंड। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि इस रेफरेंस को देके समझा दिया कि कार जो है वह किस टाइम पे स्टार्ट हुई और कितने समय बाद वो कहाँ पर पहुँच गई। तो ये मैंने छोटा सा उदाहरण लिया है। अभी बहुत व्यापक सिस्टम है, इसमें अपन किसी भी तरीके से बता सकते हैं, 1D मोशन हो, 2D मोशन हो, ठीक है ना, मतलब वाई अक्ष में भी अगर गति हो रही हो तो वाई अक्ष गति को भी आप समझा सकते हो, कोई कॉम्प्लेक्स मोशन है उनको भी अपन समझा सकते हैं। तो समय समय पर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो हर तरह की जो वस्तु की गति है उसको अपन यहाँ पर समझा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ वस्तुओं को पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह भी लिया जाता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, देखो जैसे बाहर कार है, अब कार तो कितनी बड़ी है, तो हम उसको बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, तो बोर्ड पे उसको एक बिंदुवत वस्तु की तरह लिया जाता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये सिस्टम क्या करता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इस सिस्टम को किसी बिंदु या वस्तु की स्थिति बताने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, और ये वस्तुओं को एक बिंदुवत वस्तु की भांति व्यवहार करके यहाँ पर प्रयोग में लेता है। ये अपने को समझना है, ठीक है। इसके बाद देखो कि यहाँ पर कोई भी बिंदु हो, जैसे मान लो कोई भी वस्तु है या कोई बिंदु हो, उसकी पोजीशन को हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर देखो जो आपके पास मान है, ये वाले आपको एक्स अक्ष दिख रही होगी, तो एक्स अक्ष पे जो आपको नंबर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक्स के मान है। जैसे आप ये कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये x = -4 है। ऐसे इधर कोई वैल्यू ले लो आप, जैसे ये है तो x = 2 है। ऐसे वाई अक्ष पे जो वैल्यूज़ हैं वो y = 3 है, ये वाली जैसे इधर ले लें तो ये y = -4 है। तो कुल मिला के ये सिस्टम क्या करता है, एक्स और वाई की वैल्यू के रूप में आपको मान बताता है या पोजीशंस को बताता है, स्थितियों को बताता है। तो यहाँ पर हम किसी भी बिंदु को बताएंगे तो हम उसको px, y से बताएंगे, ठीक है ना। px, y का मतलब हम उसकी x पे पोजीशन देख लेंगे और हम उसकी y पे पोजीशन देख लेंगे, और उसकी स्थिति को फिर हम किससे बता सकते हैं, px, y। इसको हम कहते हैं स्थिति निर्देशांक, किसी बिंदु के स्थिति निर्देशांक बताना। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्थिति निर्देशांक, ठीक है ना। तो किसी बिंदु की स्थिति निर्देशांक को px, y से बताया जाता है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज को और समझना है, px, y से अपने निर्देशांक बता दिए, तो अगर हम यहाँ से लंब डालेंगे, यहाँ से हम लंब डालेंगे तो ये जो मान रहेगा ये x मान रहेगा, x अक्ष पे जो मान रहेगा वो x मान कहलाएगा, और y अक्ष पे जो मान रहेगा वो y मान कहलाएगा। अब x मान कितना भी आ सकता है, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर बिंदु के लिए ये 4 है तो अपन कह देंगे x की वैल्यू 4 है, और अगर किसी पर्टिकुलर बिंदु के लिए y का मान 3 है तो हम यहाँ कह देंगे y = 3 है। तो हमारा बिंदु बन जाएगा 4,3। तो हम बिंदु की स्थिति देखकर उसके मान भी निर्धारित कर सकते हैं। तो जब तक हमने मान निर्धारित नहीं किए हैं, जैसे हमने x और y की वैल्यू नहीं दी है, तब तक ये बिंदु कहलाता है व्यापक बिंदु। व्यापक का मतलब होता है सबको बताने वाला, इसको अपन सामान्य भी कह सकते हैं, ठीक है ना। व्यापक या सामान्य कहलाता है जो सबको बताए। तो ये px, y, जब px, y में जब तक हम x और y के मान नहीं रखेंगे, ये व्यापक रूप से सबको बताता रहेगा। मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने भी बिंदु हैं वो सारे इसमें समाहित हैं, ठीक है ना। और जैसे हम मान दे देंगे, जैसे मान लो मैंने कोई बिंदु लिख दिया a 2,3,
तो ये बिंदु जो है अब ये एक विशेष बिंदु बन गया। अब ये सारे बिंदु नहीं है, ये केवल एक ही बिंदु को बता रहा है, मतलब एक ही बिंदु की स्थिति को बता रहा है। तो यहाँ पर आपको व्यापक और विशेष में भी अंतर समझना है कि व्यापक और विशेष किस तरह से लिए जाते हैं। जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है व्यापक या सामान्य व विशेष में क्या अंतर होता है। तो जो सबको रिप्रेजेंट कर सके, सबको बता सके, वो तो है व्यापक, और जो केवल पर्टिकुलर एक को ही बताए वह है विशेष। जैसे हमने कह दिया मनुष्य, मान लो, तो मनुष्य क्या है, एक प्रकार का व्यापक रूप है, इसमें सभी मनुष्य आ गए, हम सब आ गए, आप भी आ गए, मैं भी आ गया, सभी आ गए। और पर्टिकुलर मैंने किसी एक स्टूडेंट का नाम बताया या किसी एक को रिप्रेजेंट किया, जैसे मान लो सोहन, तो सोहन क्या है, सोहन हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं, पर अपन ने उसको इंगित करके कहा तो वह एक ही व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब तक हम किसी विशेष मान को नहीं देंगे, एक्स और वाई का कोई विशेष मान नहीं रखेंगे, तब तक वह व्यापक बिंदु कहलाएगा। और जब हम किसी पर्टिकुलर मान को उसको दे देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे कोई पर्टिकुलर मान, तो फिर वह विशेष बिंदु कहलाने लग जाएगा। तो फिजिक्स में व्यापक और विशेष की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ छोटे से उदाहरण बिंदु से ही इसको स्टार्ट किया है, ताकि आगे जैसे जैसे मैं व्यापक विशेष का यूज करूँ तो आप उसको बेहतर समझ पाए। ठीक है, तो इसके बाद अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता हूँ इसका, जहाँ पर अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिंदुओं को व्यक्त करना सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास निर्देशांक पद्धति में चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट, इनको समझना, ठीक है ना। क्वाड्रेंट को कैसे समझेंगे हम, तो यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके 4 भाग किए गए हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है प्रथम चतुर्थांश, जो ये वाला पार्ट है इसको अपन प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसको अपन बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश सेकंड क्वाड्रेंट, इस वाले भाग को। ऐसे ये थर्ड हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और लास्ट हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। अब इनमें जो बिंदु रहेंगे, आप जानते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में बिंदु रहेंगे, अब बिंदु किसके फॉर्म में रहेंगे, पी एक्स वाई की फॉर्म में। हमने इसके पहले इस बात को समझ ही लिया है। तो यहाँ पर आप उनके चिन्ह देख सकते हो कि उनके चिन्ह क्या आएंगे। तो जो भी पॉइंट या जो बिंदु इस क्वाड्रेंट में आएगा उसके लिए x का चिन्ह भी पॉजिटिव रहेगा और y का चिन्ह भी पॉजिटिव रहेगा। जैसे आप कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, तो x का मान पॉजिटिव और y का मान भी पॉजिटिव रहेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप देखो ये वाला जो भाग है ये x अक्ष के धनात्मक भाग और y अक्ष के धनात्मक भाग से मिलकर बना है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा उसमें x और y के चिन्ह पॉजिटिव ही आएंगे, ठीक है ना। अब इस क्वाड्रेंट में हम आ जाएं, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा कि जो एक्स वाई के चिन्ह रहेंगे उनमें देखो एक्स अक्ष का तो ऋणात्मक भाग आ गया और वाई अक्ष का धनात्मक भाग है, तो एक्स का चिन्ह तो नेगेटिव आएगा और वाई का चिन्ह पॉजिटिव आएगा। आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ऑर्डर तो आपको एक्स वाई रखना है, ऑर्डर आप वाई एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही एक्स का चिन्ह नेगेटिव, वाई का चिन्ह पॉजिटिव होगा। ऐसे आप थर्ड में आ जाएंगे, तो थर्ड में देखो आप एक्स अक्ष के भी नेगेटिव पार्ट पे हैं और वाई अक्ष के भी नेगेटिव पार्ट पे हैं, तो दोनों के चिन्ह नेगेटिव आएंगे, तो x का भी नेगेटिव, y का भी नेगेटिव। ऐसे जब अपन फोर्थ में चले जाएंगे तो देखो x तो पॉजिटिव हो गया और y अभी भी नेगेटिव है, तो इसमें चिन्ह आएगा किसी भी कोऑर्डिनेट का प्लस कोमा माइनस। तो इस तरह से आप इसके चतुर्थांश को अपन ने यहाँ समझा है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि जैसे मान लो आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, जैसे अपन एक क्वेश्चन यहाँ छोटा सा ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को अपन बाद में करते हैं, पहले एक क्वेश्चन अपन यहाँ ले लेते हैं। आपसे पूछा जाए मान लो बिंदु -1, -2 किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा या कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप इसका चिन्ह देख के पता लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ दोनों के चिन्ह माइनस माइनस है, तो माइनस एक्स का माइनस है, वाई का भी माइनस है, तो हम कह देंगे आंसर में ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो अपना आंसर इसमें हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, वो सिंपल है, हम जरूर निश्चित रूप से कर लेंगे वैसे क्वेश्चंस को। चलिए, तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है। देखो, अब तक अपन ने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बहुत बात कर ली है। अब इसमें अपन कैसे पॉइंट्स को दिखाते हैं उसको अपन यहाँ पर ड्रॉ करना सीखेंगे कि पॉइंट्स को कैसे ड्रॉ करना है आपको। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्न बिंदुओं को कार्त निर्देशांक पद्धति में व्यक्त कीजिए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं जिनको अपन यहाँ ड्रॉ करेंगे। चलिए, वो सिंपल है पॉइंट्स को ड्रॉ करना। देखो, अब सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास 0,2। इसका नाम नहीं है तो नाम हम अपनी तरफ से दे देंगे। फिजिक्स में आपको ये प्रैक्टिस भी बनानी है
कि जिस भी टर्म का नाम नहीं हो, आप नाम और सिंबल, अगर सिंबल नहीं है तो सिंबल भी अपनी तरफ से देना है। आगे आगे जैसे आप फिजिक्स समझते जाओगे तो ये चीज़ें और क्लियर आपकी होती जाएगी। तो पॉइंट हमारा 0,2 है, इसको मैं ए पॉइंट नाम दे दूंगा माना कि, तो 0,2 हमें दिखाना है। तो आप देखो 0,2 जो बिंदु है उसमें ये एक्स की मान तो 0 रहेगा और वाई का मान रहेगा 2। तो जहाँ पर एक्स 0 और वाई 2 हो वो पॉइंट आपको लेना है। तो एक्स 0 अपन जानते हैं यहाँ पर होता है मूल बिंदु पर, तो एक्स 0 तो यही रहेगा और वाई का मान 2, वाई का मान 2 धनात्मक है तो ऊपर आएगा इस पॉइंट पर। तो ये जो अपना पॉइंट हो जाएगा इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं हमारा ए 0,2 होगा। ठीक है ना। ऐसे अपन सबको बनाते हैं, बहुत सिंपल है, आप सबको आता भी 10th क्लास में, आप सब सीख चुके हो, पर अपन रिकॉल कर रहे हैं। तो x बराबर इसमें आ जाएगा x बराबर -2 और y बराबर 3। तो x बराबर -2 तो देखो ये रहा, x अक्ष पे आप x का -2 मान देख लें और y पर मान 3 देखना है, तो y पर मान 3 रहा। तो 2 और 3 जहाँ रहेंगे -2 और 3 वो बिंदु हमारा बनेगा। कुछ अपन इस डॉटेड लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट रहेगा अपना ये वाला पॉइंट, इस पर देखो आप x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 3 है। इस पॉइंट को हम d नाम दे देते हैं, तो d हमारा हो जाएगा -2,3। ठीक। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हमारा, इसको हम c नाम दे देंगे -4,0। तो x पे वैल्यू लेनी है हमें -4, आगे x है, x पे वैल्यू -4, तो ये -4 ही आ जाएगी और y पे वैल्यू 0। तो y पे वैल्यू 0 होने का मतलब अब अपने को 0 लाइन पे, इसी लाइन पे रहना है। ठीक है ना, अपन क्योंकि y की कोई वैल्यू नहीं है तो ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो हमारा यही पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट को हम c कह सकते हैं। ऐसे लास्ट पॉइंट है हमारा 1,-4। तो x की वैल्यू तो हमें 1 लेनी है पॉजिटिव, मतलब यहाँ आएंगे, और y की वैल्यू हमें लेनी है नेगेटिव, तो हम नीचे जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये जो हमारा पॉइंट होगा ये हो जाएगा d 1,-4। तो इस तरीके से आप जो भी बिंदु दे रखा हो, किसी भी प्रकार का बिंदु दे रखा हो, किसी भी चिन्ह का दे रखा हो, बहुत ईजी वे में आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया बिंदुओं को ड्रॉ करना, यहाँ तक तो आप सब जानते ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं लेने वाला हूँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, मिड पॉइंट निकाल, दो बिंदुओं के बीच का मिड पॉइंट निकालना और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना। ये 3 टर्म अपन यहाँ और समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट उसको अपन लेते हैं। हाई स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी दो पॉइंट हो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में इसका बहुत यूज होता है। डिस्टेंस इसको बोलते हैं, पर डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र। तो जैसे मान लो कोई दो पॉइंट आपके पास है ए और बी, ए के कुछ कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कुछ कोऑर्डिनेट है x2 y2, इनके बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। मान लेते हैं डिस्टेंस d है, तो इस d को कैसे निकाला जाएगा। इस डिस्टेंस को आप d भी कह सकते हो, ए बी भी कह सकते हो, या कोई अन्य नाम हो तो वो भी अपन दे सकते हैं। बहुत से लेखक एल भी नाम दे देते हैं इसको। तो इसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो जो भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट है और उसका फिर अपन रूट ले लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास डी का मान आ जाएगा। अब अपन इसी चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। हमसे कहना, देखो एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं। ये कह रहा है कि बिंदु 2,3 व 4,-6 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन दो पॉइंट के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो बहुत सिंपल है इसका सॉल्यूशन, अपन आंसर करते हैं। माना कि बिंदु को अपन नाम दे देते हैं a 2,3 व b 4,-6। कुछ भी नाम आप दे सकते हो। मैं बार बार नाम देके इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बने कि नाम, क्योंकि फिजिक्स में नाम देना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, अभी तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, पर बाद में थोड़ा अपन जब कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन करेंगे तो वहाँ पर फिर इस तरह की चीज़ें, इस तरह की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। तो आप अभी से इसका अभ्यास करना सीखें। तो अपनी डिस्टेंस को अपन यहाँ ए बी कह सकते हैं या डी कह सकते हैं। तो अतः यहाँ लिखेंगे अपन, अतः बिंदुओं के मध्य की दूरी, इसको हम डी नाम दे देते हैं, या ए बी भी कह सकते हैं, ए बी बराबर या डी बराबर। ठीक है ना, चलो मैं इसको डी नाम दे देता हूँ अभी फिलहाल, अंडर रूट। तो आप क्या करो, जैसे इस पॉइंट को x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो इसमें फिर अपन मान रखते हैं। तो x1 में से x2 घटाना है, तो 2 में से हमें 4 घटाना है, तो 2 - 4 का वर्ग, फिर बीच में प्लस का निशान, फिर y1 में से y2 घटाओ, ये y1 रहा, ये y2 रहा, तो 3 में से -6 घटाना है, तो 3 माइनस, अभी -6 रखेंगे, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि मैं -6 में रखूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं पहले यहाँ पर प्लस कर देता हूँ और ये होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो बराबर देखो क्या बनेगा है, रूट के अंदर
2 में से -4 जाएगा तो -2 का वर्ग। अभी मैं बहुत डिटेल में आपको लिख के बता रहा हूँ, बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। 3 और 6 9 जाएंगे, 9 का वर्ग हो जाएगा, 9 का वर्ग। अब कुल मिला के हमारे पास हो गया है, देखो -2 का वर्ग 4 होता है और 9 का वर्ग 81 होता है। तो हमारे पास ये बन जाएगा √85, और पीछे अपन इसको इकाई लिख देंगे। अगर मीटर में होगा तो मीटर में लिख देंगे, जो अगर किसी क्वेश्चन में मीटर में दे रखा है, मीटर में सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर में, और कोई यूनिट नहीं है तो उसको फिर हम इकाई लिखते हैं पीछे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझा। अभी बाद में मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, तो आपको घर पे फिर होम प्रैक्टिस के लिए उसको करना है आपको। अब ये तो हमारे पास हो गया डिस्टेंस की बात हो गई। अब डिस्टेंस ये तो हुई दो बिंदुओं के बीच की। अब हम डिस्टेंस सीखेंगे मूल बिंदु से निकालना। तो नेक्स्ट उसको मैं लेता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। तो देखो यहाँ पर मान लो कोई बिंदु है आपके पास, P बिंदु अपने मान लिया x, y। इसकी हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगी OP। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलता है। और आप इसको याद रखें कि डिस्टेंस OP जो रहेगी वह √x² + y² हो जाएगी। जो भी बिंदु आपको यहाँ दे रखा है उसको आपको इस तरह से रूट से हल करना है, तो आपको OP दूरी प्राप्त हो जाएगी। एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखो अगर देखा जाए तो 4, -3 जो है हमारा, 4, -3 कुछ यहाँ होगा इस जगह पे, ये 4, -3। तो इसकी यहाँ से मूल बिंदु से हमें दूरी ये निकालनी है, कितना दूर है यहाँ से, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, -3 लिख देता हूँ। तो बहुत सिंपल है, दूरी को हम OP नाम दे देते हैं। पॉइंट का आप कोई भी नाम दे सकते हो, A नाम दोगे दूरी OA हो जाएगी, B नाम दोगे तो OB हो जाएगी, जब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा x का मान तो है देखो 4, तो 4 का वर्ग प्लस y का मान है -3, तो -3 का वर्ग। तो कुल मिला के हमारे पास हो जाएगा 16 + 9 मतलब √25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए दूरी जाएगी 5 इकाई, ठीक है ना। इस तरह से बहुत इजी वे में हम मूल बिंदु से दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद मैं लेता हूँ अब मिड पॉइंट निकालना, दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु निकालना। तो आइए सीखते हैं मध्य बिंदु निकालना। देखो दो बिंदुओं का मध्य बिंदु ज्ञात करना। तो जैसे मान लो आप चित्र में देखो, A और B दो बिंदु आपके पास होंगे, ठीक है ना, और उनका मिड पॉइंट हमें निकालना है, बिल्कुल बीच में कौन सा बिंदु रहेगा वो हमें निकालना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x, y मान लेता हूँ, और साइड के जो कोऑर्डिनेट्स है वह x1, y1 और x2, y2 है। इसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है कि माना कि मध्य बिंदु के निर्देशांक m के निर्देशांक x, y है, तब इस x का मान कैसे निकलेगा। तो हमें बहुत सिंपल है, x बराबर होता है x1 + x2 बटा 2। मतलब ये जो आपके बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों को, इनके x कोऑर्डिनेट को जोड़कर और उनमें 2 का भाग देना है हमें, तो उससे हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा मध्य बिंदु का। और ऐसे ही जब y निकालोगे आप, तो y में भी y वालों को जोड़ दो, दोनों के y कोऑर्डिनेट जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो मध्य बिंदु का y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा, y निर्देशांक हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से मध्य बिंदु हमारा बन जाएगा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, ये हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर। देखो बिंदुओं 6, -2, एक बिंदु तो 6, -2 और 0, 4 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मध्य बिंदु को हम M मान लेते हैं, माना कि मध्य बिंदु, चलो मैं ऊपर लिखता हूँ, थोड़ी जगह कम है नीचे। माना कि मध्य बिंदु कैपिटल M है, या MX, Y है। तो x बराबर हमारे पास क्या बनेगा, देखो x1 + x2 बटा 2, ठीक है ना, बराबर। अब आप दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, तो 6 और 0 है, तो 6 + 0 बटा 2 बराबर हो जाएगा 3। और ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो y1 + y2 बटा 2 इसका फॉर्मूला है। तो इसका y और इसका y जोड़ दो, तो -2 में 4 जोड़कर 2 का भाग हम दे देंगे, तो 4 -2 2, 2 बटा 2 का मतलब 1 हो जाएगा। तो अतः मध्य बिंदु हमारा आ गया
अर्थात मध्य बिंदु। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें मध्य बिंदु का 3 मिला और वाई इसका 1 मिला, तो मध्य बिंदु हमारा बन गया 3,1। तो इस तरीके से आप हमने यहाँ पर सीख लिया है दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकालना, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करना और मध्य बिंदु को ज्ञात करना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को आप हल करें और कमेंट में उसके आंसर मेरे को दें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने रखा है, होमवर्क है आपके लिए। बिंदुओं 1,-4 व -5,3 के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर पाओगे। यहाँ बिंदु 7,2 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है और एक इन बिंदुओं का हमें मिड पॉइंट ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट घर पे प्रैक्टिस कीजिए और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कमेंट में आप क्वेश्चंस के आंसर भी दीजिए और अगर हो सके तो व्हाट्सएप पे आप सॉल्यूशन लिख के भी मेरे को भेज सकते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको पहुँचाएँ, आपके दूर भी कई फ्रेंड हैं तो उनको भी पहुँचाएँ। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद और एक नए वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। बाय।